जो एक प्रश्न है जो सभी को व्यथित करता है, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है और लोगों के अध्यात्म की तरफ या इन सत्रों की तरफ आने का भी सबसे बड़ा कारण होता है। वो यही है, छोटा सा प्रश्न। क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर प्रश्नवाचक। 5 शब्द हैं जिनमें से 4 पर सारा जोर रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? हुँ? मुझे क्या करना चाहिए? सभी को ये प्रश्न है। कुछ लोग अपने आप इसको कुछ अवधि तक निपटाते रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ पाते हैं कि उन्होंने जितना इसको अपने तरीके से निपटाया है, उतना ही वो और उलझ गए हैं, इसी प्रश्न की गिरफ्त में आ गए हैं और ये प्रश्न फिर बहुत बड़ा हो जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ, ये जो 5 हैं इसमें से जो आखिरी 4 हैं उस पर आपका सारा ज़ोर है। मुझे क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट डू आई डू? इसमें भी जो आखिरी के हैं उन पे आपका बहुत ज़ोर है, लेकिन आप जो इसमें पहली ही बात है वो भूल रहे हैं। अब अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जो वस्तु स्थिति है, पहले उसको तो थोड़ा देखिए। आप कुछ यूं मासूमियत से पूछ रहे हैं जैसे कि वर्तमान में फिलहाल तो कुछ हो ही नहीं रहा और अब आप कुछ करना शुरू करेंगे। तो आप पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जबकि यथार्थ ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये होंगे 4 शब्द, लेकिन सारी गति, सारा कर्म, सारा एक्शन पहले से ही समाया हुआ है पहले शब्द में, अब में। हम उसकी ओर नहीं देखते, उसकी उपेक्षा करके भविष्य की ओर देखते। अब माने मैं जहां खड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए माने भविष्य। मैं जहां खड़ा हूं वो छोटा सा लगता है और अपने पाँवों के नीचे लगता है। आपके जूते के नीचे जो हो वो दिखाई देता है क्या? आप जब चलते भी हो तो आगे की ओर देखकर चलते हो। कौन देखता है अपने ठीक नीचे? तो अब क्या है ये हमें नहीं पता होता। मुझे क्या करना चाहिए ये हमें बहुत आकुलता रहती है जानने की। ये आकुलता भी जायज़ होती अगर
अभी कुछ हो ही ना रहा होता, पर तथ्य यह है कि अभी बहुत कुछ हो रहा है। और अभी जो हो रहा है, चूंकि हम उससे अनभिज्ञ होते हैं, वृत्ति है हमारी स्वयं को न देखने की, तो इसलिए परेशानी खड़ी उठती होती है। अगर अभी जो है हमें वो पता हो तो कोई परेशानी होगी नहीं, और जब परेशानी होती है तो फिर हमें भविष्य याद आता है। हम पूछते हैं क्या करें, आगे क्या करें। आगे क्या करें ये पूछने की नौबत क्यों आई? दो बातें हैं। अभी जो है वो ठीक नहीं है। अभी सब कुछ ठीक हो तो आपको आगे की समस्या उठेगी नहीं। आपके आनंद के क्षणों में भविष्य लुप्त हो जाता है, आप नहीं सोचते आगे क्या होगा। और दूसरी बात, आपने अभी जो किया होता वो समझदारी में किया होता तो वही समझदारी आपको आगे भी काम आ जाती। पर चूंकि समझदारी है नहीं तो इसीलिए आगे को लेकर के बड़ी आशंका रहती है। आगे क्या करें, आगे क्या करें। जो कुछ भी रहता है ईमानदारी नहीं रहती है। इतने वर्षों से बोलते हुए मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो बस अपनी वर्तमान स्थिति बता करके कहें कि ये मेरी स्थिति है, इसको समझने में कृपया मेरी मदद करें। नहीं बताते। लोग हमेशा आगे का कुछ कौतूहल लेकर आ जाते हैं, और उन्हें आगे की सलाह देने की जगह अगर मैं उनकी वर्तमान स्थिति को रेदने लगता हूं तो थोड़े असहज हो जाते हैं। जैसे मैं किसी ऐसी जगह देखना चाह रहा हूं जहां मुझे देखना नहीं चाहिए, जैसे कुछ ऐसा उद्घाटित हो जाएगा जिसको वो छुपाना चाहते हैं, और जैसे कि समय खराब करा जा रहा है, जैसे कि बीमारी घुटने में हो और दिल टटोला जा रहा है। वो कहते हैं नहीं, मुझे आगे का बताइए ना, आगे क्या करें। आप ये क्यों पूछ रहे हो कि अभी मेरे घर में और मन में क्या चल रहा है? ये प्रश्न क्यों जरूरी है? समस्या भविष्य को लेकर के है ना, आप भविष्य के बारे में सलाह दीजिए। कह नहीं पाते, कुछ मर्यादा रखते हैं, पर उनको भाव यही उठता है। तो एक तो ये कि आप गलत जगह अन्वेषण कर रहे हैं। यहां देखने से क्या होगा, आप दिल टटोल रहे हैं मेरा, और दर्द मेरा घुटना कर रहा है। एक ये भाव। दूसरा, आप दिल क्यों टटोल रहे हैं? मैं दिल अपना प्रकट नहीं करना चाहता। कुछ मेरी ऐसी बातें हैं जो मैं सामने नहीं लाना चाहता। आप उन विषयों में जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं? आपको मैंने कुछ सीमित सूचना दे दी है, उस सूचना के आधार पे आप मुझे आगे के लिए सलाह दे दीजिए। ये भाव रहता है। समस्या जो इसमें है बड़ी छोटी है पर बड़ी भारी है। समस्या सारी ये है कि आगे की आपको जो भी समस्या है वो अभी से है। आप अभी ठीक नहीं हैं, इसीलिए आगे को लेकर शंकित हैं। और आगे को लेकर के आपकी सारी उत्सुकता यह है कि बने आप वही रहें जो आप अभी हैं, पर आगे समस्या ना रहे। इसीलिए अभी क्या है वो आप नहीं देखना चाहते। उसको देखा तो उसको बदलना पड़ेगा। तो जो हम मांग लेकर के आते हैं कि भविष्य हमारा शांत रहे, पूर्ण रहे, उस मांग को हम एक शर्त के ऊपर बैठा कर लाते हैं। शर्त ये होती है कि भविष्य का मैं भी रहूंगा तो वैसा ही जैसा मैं आज हूं। भविष्य का मैं भी भविष्य का मैं भी रहूंगा तो वैसा ही जैसा मैं आज हूं, पर भविष्य मेरा दूसरा हो जाए, भविष्य बदल जाए।
ये संभव है नहीं। देखिए पानी वगैरह पिलाइए। बात समझ रहे हैं? जबकि समस्या जो सारी है वो न भविष्य की घटनाओं की है, न वर्तमान की स्थितियों की है। दो बातों को लेकर के हम अपनी परेशानी जाहिर करते हैं, आगे क्या होगा और अभी माहौल कैसा है, दुनिया कैसी है, मेरे साथ किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, संयोग इत्यादि। समस्या जब भी होती है वो स्वयं को लेकर के होती है, मैं को लेकर के होती है, और वो समस्या तो ठीक करना चाहता है बिना उसको ठीक करे जिसको समस्या है। समस्या ठीक हो जाए, जिसको समस्या है वो वही रहे जो वो है, क्योंकि वो मैं हूं। मैं का ठीक होना माने मैं का मिटना। वो मिटने की शर्त पर तो ठीक नहीं होगा भाई। उसको इतनी स्वयं से प्रीति नहीं है कि वो कहे कि भले मिटना पड़े पर दुख नहीं चाहिए। वो काम तो संत ही करते हैं ना। मिटना बेहतर है दिन भर दुख झेलने से। साधु रण में मिट रहे टूटन दे हंकार, जग की मरनी क्यों मरें दिन में 100-100 बार। कहता ये 100-100 बार का जो झंझट है और गरिमाहीन जीवन है, उससे अच्छा तो सही युद्ध लड़ो और उसमें मिटते चलो। स्वयं को बचाना माने अपनी अगरिमा को बचाना। स्वयं को बचाना माने अपने अपमान को बचाना। पर इतना आत्मसम्मान या आत्म प्रेम बहुत कम लोगों में होता है। चुनाव की बात है अपने, वैसे कोई ऐसा नहीं कि जन्म से होता है, कि वो कहें कि दिन में 100-100 बार मरने से बेहतर है कि खतरे उठा लो, सही जीवन जियो, सही युद्ध करो, भले उसमें मिटते चलो। और सही युद्ध में मिटते चलोगे ही, वो निश्चित है। वो मिटना बेहतर है दिन में 100-100 बार मरने से। वो फैसला करते नहीं लोग। आज हमसे कह रहे हैं लाओ त्सु, कुछ नहीं से करने से सब कुछ होने लग जाता है। कुछ नहीं से करने से सब कुछ होने लग जाता है। हमारी समस्याएं जितनी रहती हैं उनके समाधान के लिए एक बड़ा सुंदर उन्होंने सूत्र दिया है। कहते हैं कि समस्या जब आती है तो मन भागता है समाधान की ओर, और समाधान अभी तो है नहीं, अभी तो सिर्फ क्या है, तो समाधान निश्चित रूप से कहां होगा। तो माने जब भी समस्या आती है मन भागता है भविष्य की ओर, ये सोच के कि समाधान मिलेगा, और तो कहीं मिल नहीं सकता ना। वर्तमान में तो सिर्फ समस्या है, तो अतीत में जा नहीं सकते, तो एक ही जगह पे जहां समाधान मिलेगा, भविष्य। समस्या आती है तो मन भागता है भविष्य की ओर। ऋषि हमसे कह रहे हैं जब समस्या आए
तो अपने आप को एकदम रोक देना वहीं पर जहां समस्या है। समस्या है तो समाधान की तलाश में मत भागना, समस्या में ही गहरे गोता मार देना। और वृत्ति हमारी जो स्वचालित वृत्ति होती है वो बिल्कुल यही करने वाली है कि समस्या आई नहीं कि वो और दूर दूर देखना शुरू कर देगी कि कहाँ है समाधान, कहाँ है समाधान। लाउत्ज़ु कह रहे हैं समस्या जब भी आए समाधान शब्द को ही भूल जाओ, क्योंकि जिसको समस्या है जब वही समाधान सोचता है तो वो समाधान सिर्फ समस्या का विस्तार होता है। जिसको समस्या है उसने ये समस्या भी जब खड़ी करी है तो इरादा उसका किसी समाधान को ही ढूंढने का था। वो ले आया समाधान और जब आ गया समाधान तो पाया कि यह समाधान नहीं। अभी भी तुम्हारे पास जो समस्या है वो तुम्हारे ही द्वारा रचा गया कोई कल्पित समाधान है। जो कभी तुम्हें समाधान जैसा लगता था वो आज की तुम्हारी समस्या है। जो कभी तुम्हें समाधान जैसा लगता था वो आज की तुम्हारी समस्या है। कोई तुम्हारी समस्या नहीं है जिसमें तुम्हारी अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई न शामिल हो। इसी तरीके से फिर आज की समस्या के हल के लिए तुम जो समाधान ढूंढने निकले हो वो समाधान सिर्फ आज की समस्या का विस्तार होगा। मत भागो समाधान की ओर, समाधान जैसा कुछ नहीं होता। समस्या को जानना ही समाधान है। देखो, हर समस्या के मूल में कामना होती है और जब आप समाधान तलाशने निकलते हो तो आप उस कामना से उठते दुख की काट में निकलते हो, कामना की काट में नहीं निकलते। जो समस्या खड़ी हुई है उसके मूल में तो कामना ही है। अब गए थे कामना लाने, ले क्या आए? ले आए दुख। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम। कितने लोग एकदम मुस्कुरा पड़े, इतनी सारी दंत पंक्तियां एकदम शोभायमान हो गई, क्योंकि सबने खूब सुना है, क्योंकि सबका यही हाल है। क्या? मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। और वो तुम कहोगे खुशी लेकर के आओ और निश्चित वो क्या लेके आएगा? गम। जब गम लेकर आता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमने खुशी की कामना को मूर्खता जान लिया। नहीं नहीं नहीं। जब हम कहते हैं मुझे समाधान चाहिए तो हम कहते हैं नहीं, ये जो गम आ गया है गम हटा दो। वो जिस खुशी के लिए हम दीवाने हैं वो तो अभी भी चाहिए, बस गम हटा दो। तो ये समाधान थोड़ी ही है। वास्तविक समाधान तो तब होगा जब समझो कि तुम कौन हो, क्या लाने चले थे, और जब भी ये लाने चलोगे कुछ और ही ले आओगे। कुछ खा लिया आपने। हम्म। या आपके सामने कुछ रखा हुआ है, ठीक है, जो चीज रखी है खाने के लिए वो अपने आप में बड़ी घातक चीज है, घातक है पर स्वादिष्ट है। उसमें जो चीजें मिली हुई हैं वो भीतर जा करके बम की तरह फटने वाली हैं, पर पकवान बना बड़ा स्वादिष्ट है, ठीक है। बस उसमें मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई है। बाकी जो जहर हैं ज्यादा वो होंगे, पर वो स्वादिष्ट जहर है, कोई समस्या नहीं।
और मैं कौन हूं? मैं जायके का दीवाना, मैं स्वाद लोलुप व्यक्ति हूं। सामने जो रखा हुआ है वो मेरा जायका तो बिल्कुल पूरा कर रहा है, बस उसमें थोड़ी मिर्च ज्यादा हो गई है। मुझे समाधान किस बात का चाहिए? उसमें जो सब जहर मिला हुआ है उसका चाहिए, या जो थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है उसका चाहिए? कोई कोई ऐसी चीज ले लीजिए, कोई व्यंजन ले लीजिए। नूडल्स हैं, नूडल्स हैं, ठीक है। किसी ने मिर्च ज्यादा डाल दी, लेकिन साथ ही उसमें अजीनोमोटो डाला हुआ है बहुत सारा। अजीनोमोटो क्या होता है? वो साथ में और क्या करता है? और क्या करता है? टेस्ट की ही बात करते रहोगे? हाँ, वो टॉक्सिक होता है, पर स्वाद बहुत बढ़िया देता है। कई तरह के चाइनीज पकवानों में उसको डाला जाता है, नूडल्स में खास तौर पे डलता है। कभी बोला कि इसमें अजीनोमोटो ज्यादा है? नहीं। हमें अगर समस्या होती भी है तो कभी वास्तविक समस्या हमारी समस्या नहीं बनती। जो वास्तविक समस्या है वो तो हमारी कामना है। नूडल्स का स्वाद है बहुत कम हो जाएगा अगर उसमें वो जहर न डला हो। फिर तो आप कहोगे मुझे नूडल्स ही नहीं चाहिए। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि अजीनोमोटो हटा दो, आप बोलोगे मिर्च हटा दो। और मिर्च हटाने के लिए क्या करोगे? कोई कहेगा रुको नींबू ले लो, नींबू डाल लो थोड़ा सा, या और चीजें डाल लो इसमें, कुछ तरीके के सॉस आते हैं वो डाल लो, मिर्च कम पता चलेगी। वो भी मिर्च हटी नहीं है, बस सब कम पता चलेगी। वास्तविक समस्या क्या थी? और कामना का नाम क्या है यहां पर? अजीनोमोटो। कभी शिकायत करिए कि शेफ को बुलाओ इसमें अजीनोमोटो ज्यादा है। अगर वो नहीं है तो आप नूडल्स ऑर्डर ही नहीं करोगे, आपको स्वाद ही नहीं आएगा उसमें, वो कुछ भी नहीं, मैदा है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट मेकर के बिना मैगी कौन खाता है? मुश्किल होता है, वो चाहिए। लेकिन समस्या आ गई है आज, और जब समस्या आ गई तो हम पूछते हैं अब मैं क्या करूं? आप समस्या समझे ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं आप क्या करूं? आप समस्या समझे ही नहीं। आपके अनुसार समस्या मिर्च है, और मिर्च ना होती, आपकी कामना बिना मिर्च के पूरी हो रही होती तो आप कभी ना कहते कि कोई समस्या है। आपको उसमें पूरा स्वाद मिल रहा होता जहर के साथ, बस उस जहर में मिर्च ना होती तो आप कभी नहीं कहते समस्या है। कहते क्या? हम बाहर की ओर देखते हैं, हम कभी देखते ही नहीं कि वास्तविक समस्या है कहां पर। और मान लीजिए आपको समाधान दे भी दिया गया, मिर्च हटाने का उपाय दे दिया गया, आते हैं उपाय, हमने कहा नींबू या कुछ और तरह का सॉस डाल लो, कुछ और डाल लो। समाधान हो गया है क्या, या बस समस्या अब और विकराल हो गई है? समस्या और विकराल हो गई है क्योंकि अब आप एक नहीं दो प्लेट खाओगे। मिर्च होती तो कम से कम वो जहर पेट में कम जाता, मिर्च भी दबा दी। ये समस्या का विस्तार हो गया है। तो जो हम समाधान ढूंढा करते हैं वो बस समस्याओं के विस्तार होते हैं, क्योंकि हमें वास्तविक समस्या पता ही नहीं होती। और इसीलिए हमारे समाधान समस्या से भी ज्यादा घातक होते हैं। एक मूर्ख आदमी है, वो दिन भर गाड़ी अपनी चलाता है और खूब वो धुआं उड़ाता है, खूब धुआं उड़ाता है। हमने कहा अरे तुम बड़ा धुआं उड़ा रहे हो, तुम तो क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हो गए। हमने उसको समाधान बता दिया, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब वो आदमी उतना ही बराबर का मूर्ख है, और दिन में पहले की जगह दूनी गाड़ी दौड़ाता है।
हमारे अनुसार समस्या ये थी कि उसका इंजन ठीक नहीं था, उसके इंजन से कार्बन उत्सर्जित हो रहा था। हमारे अनुसार समस्या ये थी। समस्या ये थी कि उसका खोपड़ा ठीक नहीं था। वो गाड़ी वहां चला रहा था जहां गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं थी। पर हमने समाधान क्या निकाला, जिसका संबंध टेक्नोलॉजी से है, जबकि हमें समाधान चाहिए था जिसका संबंध साइकोलॉजी से हो। ये तब होता है जब हमें स्थिति पता नहीं होती और हम समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो हम जो समाधान ले आते हैं वो स्थिति को और बदतर बना देता है। और कहने को हम जो समाधान लाए बिल्कुल गलत नहीं है। हम बिल्कुल कह सकते हैं, देखिए साहब, पहले अगर ये 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता था तो इतना कार्बन एमिट करता था, और अब जो इसको गाड़ी मिली है ये 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो कम एमिट होगा। पर आपने ये तो पूछा ही नहीं कि उसे 1 इंच भी गाड़ी चलाने की कोई जरूरत भी है क्या? ये तो पागल है, इसका खोपड़ा खराब है, ये दिन भर गाड़ी घुमाता है। इसका खोपड़ा ठीक करने की जरूरत थी, खोपड़ा ठीक करने से हमने उसका इंजन ठीक कर दिया, और अब वो इस इंजन को दूना घुमाता है। क्लाइमेट चेंज वगैरह के समाधान भी तो सब हम ऐसे ही खोज रहे हैं ना। गाड़ियों के इंजन बेहतर कर दो, इमारतें ग्रीन बना दो, हर चीज को हम ग्रीन 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 कर देना चाहते हैं। अरे इसको भी ग्रीन कर देते। इसकी कोई नहीं बात करता कि इंसान का खोपड़ा ठीक कर दो। कहते नहीं, देखो जिसको जितना कंजम्पशन करना हो वो तो करेगा ही, और आगे तो कंजम्पशन कई गुना और बढ़ेगा ही। हमारा काम यह है कि हम उस कंजम्पशन को एमिशन फ्री बनाएं। भारत के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, शायद सबसे शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट्स में से एक, कल मैं उनको बोलता सुन रहा हूं, बोले भारत में अब जबरदस्त अर्बनाइजेशन होने जा रहा है और 70 करोड़ लोग अर्बनाइज होंगे, तो हम उनके लिए ये सब चीजें तैयार कर रहे हैं। बोल रहे नए शहर हम तैयार करेंगे, नई इमारतें तैयार करेंगे, पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बनेगा, और हम उसको इको फ्रेंडली भी रखेंगे। 70 करोड़ लोगों के लिए आप कितना भी अगर इको फ्रेंडली रख लोगे तो होनी तो भयानक दुर्दशा ही है ना। आप समझ ही नहीं रहे आप बोल क्या रहे हो। आपने अपना कार्बन गणित ठीक से बैठाया ही नहीं है, आपने शायद जानबूझ करके कोई गणना करी ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे के हमारे जो शहर बनेंगे वो अभी के शहरों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति एमिशन आधा करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बहुत आपने बड़ा काम कर लिया, इसको आप कहते हो 50% रिडक्शन। 50% रिडक्शन विद अ 5% एडिशन इन द नंबर ऑफ पीपल हु आर एमिटिंग। समस्या बढ़ी है या घटी है? हम इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन के बिना भी विकसित तरीके से, समृद्ध तरीके से, सुंदर तरीके से जीने का कोई तरीका हो सकता है क्या? वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बात हमारे वर्तमान तौर तरीकों के विरुद्ध जाती है। हम वैसी किसी संभावना को टटोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने एक मान्यता पकड़ ली है कि अच्छा जीवन तो वैसा ही है जैसा बेंगलोर या गुड़गांव या किसी विकसित देश के किसी विकसित शहर के व्यक्ति का है। तुम कह रहे विकास का मतलब यही है कि गांव का आदमी गुड़गांव में आ जाए। ये विकास की हमारी परिभाषा है। हर गांव को गुड़गांव बनाना है, ये विकास है। ये विकास है, और हम बहुत खुश होकर बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं अगले 50 सालों में। गांव गांव गुड़गांव। बचेगा क्या? न गुड़ न गांव। जब तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम्हारी कामना कहां से आ रही है तो तुम क्या समाधान निकालोगे? जिन बातों को हम निश्चित मान लेते हैं, क्या वो सचमुच निश्चित हैं?
निश्चित तो सिर्फ सत्य होता है, नित्य क्या है, अपरिवर्तनीय क्या है, मात्र सत्य। तो ये बात निश्चित क्यों है कि विकास का मतलब अर्बनाइजेशन ही है, शहरीकरण ही है? ये निश्चित क्यों है ये बात? ये बात तो निश्चित मान ली, ये तो पत्थर की लकीर है कि विकास का मतलब गांव को शहर बना देंगे। हो सकता है कि हमारी समस्याओं का समाधान डी अर्बनाइजेशन हो। कि जितना है भी पृथ्वी उतना भी नहीं संभाल सकती, तुम और करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कि पृथ्वी बची तब सकती हो जब विकास की हम अपनी पूरी अवधारणा ही बदलें। और उस पर हम विचार नहीं करते। हम नहीं देखते हैं कि हम जहां खड़े हैं हम वहां तक अपनी ही चालाकियों से पहुंचे हैं, और अब यहां पहुंच करके अगर आफतों ने हमें घेर लिया है भीतर से ही, तो वही चालाकियां जो हमें यहां तक लेके आई थी वो हमें यहां से आगे नहीं ले जा सकती। जो कर करके हम तबाह हुए हैं वही कर करके हम आबाद नहीं हो जाएंगे। अपने ही ढंग पर चल करके हम बर्बाद हो लिए। अब बताओ अपने ही ढंग पर चल करके हम आबाद कैसे हो जाएंगे? अरे बात ये देखो कि अभी जहां हो वहां क्या है, चल क्या रहा है, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। थोड़ा सा हौसला रख करके ये विचार बंद कर दो। और हमको यही विचार बहुत सताता है, आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है ये हमें कुछ पता होता ही नहीं है। आगे क्या होगा इसका जवाब दे दो बस। तो लोग जब प्रश्न करते हैं मुझे बहुत कुरेद कुरेद के उनसे पूछना पड़ता है अभी जो है वो तो बताओ। उन बेचारों को बड़ी तकलीफ आती है, कुछ इसलिए कि वो थोड़ा छुपाना चाहते हैं और कुछ इसलिए कि उन्हें सचमुच पता भी नहीं होता कि अभी क्या है। जब मैं पूछता हूं तो उन्हें सोचना पड़ता, बोलते हैं ऐसा तो सोचा नहीं। मैं तो नहीं, थोड़ा और सोचो, अभी ऐसा है तो ऐसा है क्या? कहते हैं नहीं ये नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा वो। फिर हम में से बहुत कम लोग हैं जो वर्तमान स्थिति पर विचार करते हैं, आगे का पूछते हैं। लाओ त्सु कह रहे हैं आगे का जानना चाहते हो कि कैसे कुछ अच्छा होगा, तो वर्तमान में जो हो रहा है उसको शून्य कर दो। शून्य कैसे करा जाता है? करने वाले को शून्य करके। पर करना वाला शून्य नहीं होना चाहता, इसके विपरीत वो तो भविष्य में भी अपने आप को पसारना चाहता है। वो कहता है अभी तो मैं कुछ कर ही रहा हूं, सारे झंझट अभी तो मैं खड़े कर ही रहा हूं, भविष्य पर भी मेरा ही कब्जा रहेगा। वो तो कह रहा है बताओ भविष्य कैसे ठीक करना है। ये तो ठीक है, भविष्य कैसे ठीक करना, भविष्य को ठीक करेगा कौन? मैं। तो मैं अभी हूं आफत बन के, और मैं भविष्य में भी रहूंगा समाधान बन के। मैं अभी कायम हूं क्या बन के? समस्या बन के। और मैं भविष्य में भी रहूंगा क्या बन के? देखिए गजब की चाल। नाम बदल दूंगा, आज क्या कहलाता हूं, भविष्य में क्या कहलाऊंगा, पर समस्या के केंद्र में भी और समाधान भी मैं। ऐसे हो सकता है? हो सकता है क्या? तो लाओ त्सु कहते हैं जीवन जब समस्याग्रस्त दिखे तो समस्या को समस्या बोलना छोड़ो। समस्या को जितना ज्यादा समस्या बोलोगे उतना ज्यादा मन समझने की जगह समाधान की ओर भागेगा। समस्या को जितना ज्यादा समस्या बोलोगे मन उतना ज्यादा समझने की जगह समाधान की ओर भागेगा। तो समस्या को फिर क्या बोलना है? स्थिति। अभी स्थिति ऐसी है, अभी हालत ऐसी है, वर्तमान का तथ्य ऐसा है, ये ठीक है।
समस्या बोलोगे तो भीतर से तुरंत प्रतिक्रिया आएगी। अगर समस्या है तो जाओ समाधान लेके आओ ना, बातचीत क्या कर रहे हो इतनी, अरे इतना मुंह क्या चला रहे हो, समाधान लेके आओ। अभी स्थिति ऐसी है, मैं समझूंगा, समाधान वगैरह वो मेरा काम नहीं है, मैं समझूंगा। और समझने में स्थिति के केंद्र में जो कर्ता बैठा होता है, जिसने अपने इर्द गिर्द स्थिति निर्मित करी होती है, उस पर रोशनी पड़ जाती है। वो अंधेरे में ही कायम रह सकता है, वो मिट जाता है। समझने का मतलब है वो जो भीतर चोर है उसको जान लेना। नहीं तो वही जिसने आज चोरी करी है रात में, वो सुबह कल आ जाएगा पुलिस बनकर। एक ही मौका है उसको पकड़ने का, अभी, क्योंकि अभी वो चोर है। प्रमाण क्या है कि वो चोर है? तुम अभी दुखी हो। वही सब कुछ कर रहा है और जो कुछ कर रहा है उससे तुम अभी दुखी हो ना, तो वो चोर है। वो जो भी कोई है तुम्हारे लिए दुखदाई है, वो जो भी है वो तुम्हारे लिए दुखदाई है। उसी की करतूतों से तो अपने आप को पाते हो विषम स्थिति में। उसी की खड़ी की हुई तो वो हालत है जिसको आप समस्या बोल रहे हो और समाधान के लिए भाग रहे हो। उसको अभी पकड़ो। वो चाहता है कि बाहर जाके बोलो पुलिस पुलिस। वो कह रहा है घर में चोरी हो रही है, तुम घर से बाहर जाओ और बोलो पुलिस पुलिस। और जहां तुम बाहर खड़े होकर सड़क पे चिल्ला रहे हो पुलिस पुलिस, वो भी घर के पिछले दरवाजे से बढ़िया चोरी वोरी करके खा पी के निकला, पीछे गया, कपड़े बदले और आ गया, हाँ मैं पुलिस हूं, पुलिस आ गई, बताओ क्या करना है। बोले अंदर आइए अंदर आइए। बोला हाँ अंदर तो हमको आना ही है, आते रहते हैं। ऐसे क्या अंदर ले जा रहे हो, हमारा ही घर। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा है? जब तुम सड़क पे पुलिस पुलिस कर रहे थे तुम्हें पता है घर में कौन था? समझ में आ रही है बात? घर को चोर से खाली कर दो, इसी को शून्यता कहते हैं। घर में क्या है? उत्तर होना चाहिए कुछ नहीं। जिसके घर में कुछ नहीं है उसके घर में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। जब वर्तमान में अहंकार नहीं तो भविष्य में अंधकार नहीं। जब भी कर्म वर्तमान में अहंकार के केंद्र से हो रहा होगा उसका बस एक उद्देश्य होगा, अंधी कामना की पूर्ति। कर्म सकाम ही होगा, और जहां सकाम कर्म है वहीं समस्या है, और फिर वहीं समाधान की बेचैन तलाश है। कोई आके कहे कि मुझे बड़ी समस्याएं, समाधान दे लो, निश्चित रूप से देख लेना उसके जीवन में कोई बड़ी कामना बैठी होगी। कामना नहीं होती तो इतनी बड़ी समस्या भी नहीं होती। और कामना की उपस्थिति प्रमाण होती है अहंकार का। अहंकार ही होता है जो अपने आप को अपूर्ण बोलते हुए 100 तरह की कामना करता है कि किसी तरह पूरा हो जाऊं। तो निष्कामता ही निरहंकारिता है। जो शुभ है, सम्यक है, वो स्वयं होता है, वो कामना के केंद्र से नहीं होता। कुछ अगर अच्छा है तो निष्काम होगा,
आपकी कामना आपसे जो भी करवा रही है और आप तक जो भी परिणाम ला रही है, हो सकता है वो आपको आज भले लगे, मीठे लगें, पर वो अच्छे हो नहीं सकते। भूलिएगा नहीं कि आज आपकी समस्या अतीत में आपको समाधान जैसी प्रतीत होती थी। जो चीज कभी समाधान जैसी लगती थी वही आज की समस्या है। तो कामना का फल आज आपको हो सकता है मीठा लग रहा हो, बहुत जल्दी वही फल आपके लिए समस्या बन जाता है। और अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा होने लग जाता है जब आप जानने की कोशिश भी नहीं करते कि जो हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम के सवाल ने न जाने कितने अच्छे कामों को कुंठित कर दिया। शुभता का पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पुष्पित पल्लवित हो रहा था, मजबूत हो रहा था। बकरी आ गई, वो बार बार पूछ रही है मैं मेरा क्या होगा। मैं चर गई शुभता को। परिणाम की हवस शुभता को चर जाती है। और जिन्हें परिणाम नहीं चाहिए उन्हें स्वयं से आगे के, आशा अपेक्षा से आगे के परिणाम मिलने लग जाते हैं। बस उन परिणामों से उनको कोई विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि परिणामों के लिए वो काम कर ही नहीं रहे थे। अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे परिणाम उनको मिलते हैं जो परिणाम के लिए काम कर नहीं रहे थे। और बढ़िया से बढ़िया काम उस दिन, मैं कह रहा हूं, बाधित हो जाता है जिस दिन आप उसके आगे परिणाम की शर्त लगा देते हो। आप बहुत प्रेम से डूबे हुए हो किसी काम में, किसी किताब में, किसी मनुष्य के साथ, किसी पशु के साथ। आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, आप चित्रकारी कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप कितने आनंद मग्न हो। और कोई आता है और आपसे बस इतना पूछ देता है, अच्छा ये सब तो बढ़िया है, इससे मिलेगा क्या। और देखा है कि कैसे आनंद पूरा भंग हो जाता है। यही वो बकरी है जो मैं करके सब चर गई। आगे मिलेगा क्या? आगे तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको जब भी मिलता है वर्तमान में मिलता है। वर्तमान में मुझे इससे आनंद मिल तो रहा है, लेकिन तुमने मेरे वर्तमान का आनंद छीन लिया मेरे सामने भविष्य की शर्त लगा करके। और ये कितनी बेकार की ग्राहकी है ना, कि भविष्य के वादे पर आज का सौदा छोड़ दूं। और दुनिया ऐसे ही जीती है। सबका वर्तमान सड़ा हुआ होता है, क्योंकि सबको सुंदर भविष्य की कल्पना चाहिए। सब भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और वर्तमान सड़ा हुआ है। माया ऐसी दुकान चलाती है, वो सबको बस वादे बेचती है। और ले क्या लेती है? सबसे वर्तमान ले लेती है। वो कहती है जो कुछ सचमुच तुम्हारे पास हो सकता था वो तो मुझे दे दो, और तुम्हारे पास बस वर्तमान ही है। कहती है वर्तमान का आनंद वगैरह मुझे दे दो, मैं तुम्हें भविष्य की सुरक्षा इत्यादि के सपने देती हूं। तो आप आनंद मग्न थे, आप रस विभोर थे, और देखा उस बकरी ने आके क्या करा। उसने पूछा बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर। और अगर आप स्वयं में बहुत गहराई से गड़े नहीं हुए हैं, आत्मा के खूंटे से मजबूती से बंधे नहीं हुए हैं,
तो ऐसे सवाल आपको हिला जाएंगे बिल्कुल कि नहीं ये सब तो ठीक है, तुम कह रहे हो तुमको अभी आनंद है, पर तुमने सोचा 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद जो होगा ना, वो एक दिन होगा जैसे आज का दिन है। तो 2 साल बाद का दिन आज के दिन से कीमती कैसे हो गया? 2 साल बाद भी जो होगा वो क्या होगा? एक दिन होगा। और उस दिन का हमें कुछ पता नहीं। 2 साल बाद तो ये भी हो सकता है कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हो सवाल पूछने वाला ही ना रहे। बकरी आई है मैं करके, झुन्नू की बकरी है बुन्नू, ये बचेगी 2 साल बाद? कोई भरोसा है? किसका क्या भरोसा है? जो अभी हाथ में है उसका पूरा भरोसा है, वो छीन लिया तुमने मुझसे। तो आध्यात्मिक आदमी की ये पहचान होती है, वो वर्तमान में निष्काम और भविष्य से बेपरवाह होता है। हरी बात। भविष्य से बेपरवाह किस अर्थ में होता है? स्वार्थ नहीं है भविष्य को लेकर के। हमें जब भविष्य की चिंता होती है तो हमें भविष्य की थोड़ी ही चिंता होती है, हमें तो अपनी चिंता होती है। भविष्य की चिंता अगर हम कर रहे होते तो हमने पृथ्वी के भविष्य की चिंता करी होती। जब आप कहते हो मैं भविष्य की चिंता करता हूं, तो क्या पृथ्वी की चिंता करते हो? भविष्य की चिंता कोई नहीं करता, सब अपनी चिंता करते हैं। जिसने आत्मचिंतन कर लिया वर्तमान में, वो भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि वर्तमान में चिंतन कर लो। आप पहचान सकते हो एक आदमी को जो अब गीता में या उपनिषदों में या लाहुत्ज़ू के साथ गहरा बैठने लगा है। आप उससे बार बार उसके व्यक्तिगत भविष्य की चर्चा करोगे, आप पाओगे कि वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। उसे कोई आपत्ति नहीं है आप उससे भविष्य की चर्चा करो तो, पर आप पाओगे उसको रस नहीं आ रहा, वो ऊब जाता है। वो थोड़ा आगे जाएगा 2 मिनट 5 मिनट, फिर रुक जाएगा। फिर आप उसको ठेलोगे, अरे नहीं ये तो सबसे रसीला सबसे मसालेदार विषय है, पूरी दुनिया इसी के जायके पे मरती है, कि आगे क्या होगा। कई बार देखा होगा आपने लोगों को, वो कितना आंदोलित होकर के, कितनी उत्तेजना के साथ, कितनी हवस के साथ अपने भविष्य की बात करते हैं। और फिर देखो अभी ना 6 महीने बाद ऐसा है ये करके, और फिर ना मैं वहां ऐसे लगा दूंगा, और फिर ऐसा करने के बाद ये होगा कि ये ऐसे। ये आदमी कहने को मनुष्य है, पशुओं का भी इस पर बराबर का दावा है। पशु बुरा मान सकते हैं आप इस व्यक्ति को मनुष्य बोले बार बार, तो क्योंकि ये अभी बहुत पाश में बंधा हुआ है। मनुष्य वो है जो है, और होता बस वर्तमान है। तो जो वर्तमान में है मात्र वही मनुष्य है। चेतना ना अतीत में होती है ना भविष्य में होती है। चेतना के लिए कोई संभावना ही नहीं हो ही नहीं सकती। अतीत में और भविष्य में बस स्मृतियां होती हैं जो जड़ हैं। कोई स्मृति हिलडुल सकती है, कोई स्मृति संवर्धित हो सकती है। ठीक वैसे जैसे एक पत्थर है, वो जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा है। आपके पास घर में एल्बम होंगे, एल्बम में आपकी तस्वीर है 3 साल की, आप 3 साल से 30 साल के हो गए, तस्वीर कितने साल की है? स्मृति जड़ होती है। जैसे एक पत्थर अगर पड़ा है तो पड़ा है, वैसे ही एक तस्वीर अगर पड़ी है तो पड़ी है, वो 3 की 3 ही रहेगी, आप 30 के हो जाओगे। जो अतीत में और भविष्य में जी रहा है वो जड़ता में जी रहा है, वो चेतना में नहीं जी रहा है, क्योंकि स्मृतियां और कल्पनाएं दोनों
जड़ होती हैं। कल्पनाएं क्यों जड़ होती हैं? क्योंकि कल्पनाएं स्मृतियों का ही एक अलंकृत रूप होती हैं। आपकी कोई कल्पना नहीं होती जो स्मृति की बुनियाद पर न खड़ी हो। बुनियाद स्मृति की होती है, फिर उसमें 100 तरीके का आप तड़का वगैरह लगा करके हींग डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी, जीरा लगाया, पर उसका जो कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल होता है कल्पना का, वो होता तो स्मृति ही है। तो कल्पना भी जड़ है और स्मृति भी जड़ है। और मनुष्य वो जो चेतन है, तो मनुष्य मात्र वर्तमान में हो सकता है। जो अतीत में और भविष्य में जिए वो पशु समान है, क्योंकि वो जड़ है। पशु कौन? जो जड़ होता है, जिसकी चेतना अभी बहुत न्यून है, उसे ही पशु कहते हैं ना। हाँ, तो जो जड़ अतीत और जड़ भविष्य में जिए, उसकी भी चेतना बहुत न्यून है, वो तो जड़ता में जी रहा है, तो पशु समान है। जो आदमी जगने लगेगा उसकी एक पहचान ये होगी कि उसे बहुत रुचि आएगी ही नहीं कि पीछे क्या हुआ, ये घंटों याद करता बैठा हुआ है। नहीं तो अतीत का भी गजब रसास्वादन होता है। आशिकों से पूछिए, वो 4-4 घंटे बैठे रह सकते हैं बस अतीत की लज्जत लेते हुए। क्यों भाई? ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, जो हुआ भी नहीं था वो भी हुआ था। जगता हुआ आदमी न तो अतीत में लज्जत पाएगा, न भविष्य के चटखारे लेगा। आप उससे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अतीत भूल गया। आप पूछेंगे किस स्कूल में पढ़े थे, बता देगा। आप पूछेंगे फलाने को जानते हो, 5 साल पहले का तुम्हारा दोस्त है, कहेगा हाँ बता देगा। हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था, वहां जाके डोसा खाता, सब बता देगा। लेकिन उसे उसमें कोई आत्म केंद्रित रस नहीं रह गया। बता देगा, सूचना की तरह बता देगा। हाँ, फिर आप कहेंगे अच्छा आप बताओ बेटा आगे की क्या प्लानिंग है, तो वो भी वो 2-4 बातें कुछ बता देगा, हाँ ऐसा ऐसा है। उसके बाद कहेगा कि मैं थोड़ा दूसरा काम निपटा के आता हूं आंटी, ये मुद्दा हमें बहुत सुहाता नहीं है, हमें कोई समस्या भी नहीं है, बस हम इससे ऊब जाते हैं, हमें इसमें रस नहीं आता, कोई स्वाद जायका फ्लेवर है नहीं इसमें। हमारा दिल कहां है? हमारा दिल उसमें है जो हम कर रहे हैं। हमें जीने दो ना, हम जी रहे हैं। जो नहा ही रहा हो उससे जार जार जाके पूछो बेटा आप नहाओगे कब, तो उसको कैसा लगेगा? तो कहेगा पूरा तो हम्माम में हूं, मस्त भीगा हुआ हूं, एकदम नंगा। एक एक जगह नहीं है मेरी हस्ती की जो अछूती हो, जल ही जल है, रस ही रस है। और ये क्या पूछ रहे हैं? बेटा नहाओगे कब? क्योंकि इन्होंने सच पूछो तो कभी किसी को नहाते देखा ही नहीं है। इनके लिए नहाना बस एक कॉन्सेप्ट है, एक कल्पना, एक सिद्धांत है, और एक सवाल है जो ये सबके ऊपर जाके दागते रहते हैं, बेटा नहाओगे कब? इन्हें यकीन ही नहीं आएगा कोई कहे हम और क्या कर रहे हैं, आंटी हम और क्या कर रहे हैं, देखो गौर से देखो, तुम पूछ रहे हो नहाओगे कब, हम बरसात में हैं। बात आ रही समझ? और वो बरसात बस निष्कामता की हो सकती है। जो कामना की फुहार ले रहा है उसको भविष्य का सोचना पड़ेगा, क्योंकि कामना हमेशा क्या रहती है? अधूरी। जब कामना अधूरी रहेगी तो किस ओर देखना पड़ेगा कि भविष्य में ही तो पूरी हो सकती है ना। वो कामना की पूर्णता हमेशा बस एक कल्पना होती है, कामना नहीं कभी पूरी होती। हाँ, उसकी कल्पनाएं बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती हैं। तो जिसके पास कामना है उसके पास निश्चित रूप से भविष्य होगा। वर्तमान में सिर्फ वही हो सकता है जो निष्काम है, और निष्काम बस वही हो सकता है जो कह रहा है ये मैं वाली ये बकरी जो है हमें भीतर रखनी ही नहीं है। वो फिर अब मस्त नहाएगा, नाचेगा,
आ रही बात समझ में? जो कुछ है अपना, वो सब जो सामने है, बल्कि जो भीतर है, उसको दे दो। लेकिन अपना सब कुछ किसी ठग को तो दिया नहीं जा सकता ना। तो इसीलिए ये याद रहे कि भीतर के चोर को अपना सर्वस्व नहीं दे देना है। मेरे पास ऊर्जा है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास समय है, मेरे पास शक्ति है, ये सब कुछ मैं किसको नहीं दे दूंगा? मैं को नहीं दूंगा। घट के भीतर चोर बसत है। इस घट के भीतर जो बैठा है वो बड़ा भारी चोर है। मैं ना उसको अपनी बुद्धि की ताकत दूंगा, ना उसको अपनी बाजू की ताकत दूंगा, ना उसको अपना समय दूंगा। उसको हटा दिया, उसके बाद जो शेष है उसको सर्वस्व समर्पित है। उसके बाद आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं रह जाती। आगे पीछे देखने से फिर बोल रहा हूं, कोई एलर्जी भी नहीं हो जाती, बस मजा आना बंद हो जाता है। सारा मजा तो यहां है, सारा मजा तो यहां है। यहां बढ़िया पार्टी चल रही हो और आंटी आपको बार बार बाहर बुलाए और बोले बेटा बेटा घर चलो, सो जाओ नहीं तो थक जाओगे, परसों बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, पार्टी मिस हो जाएगी। बेटा घर चलो, सो जाओ नहीं तो थक जाओगे, पार्टी मिस हो जाएगी। और यहां क्या चल रहा है? आंटी की पार्टी हमेशा कब होगी? परसों भी कब होगी? परसों। और परसों के परसों भी कब होगी? परसों। परसों के परसों के परसों भी कब होगी? मेरी पार्टी अभी है। आंटी परसों की बात बोल के बस मेरी आज की पार्टी खराब करना चाहती है। इतनी सी बात है कुल। समझ में आ रही बात? और जिसकी पार्टी आज होती है उसकी पार्टी अनंत हो जाती है। अनंतता बस इस पल में हो सकती है। जिसकी पार्टी कल परसों होती है उसकी पार्टी का अंत क्या होगा? उसका आदि भी नहीं होता। परसों कभी शुरू हुआ है? वो शुरू ही नहीं होता, वो खत्म क्या होगा? मेरी ऐसी शुरू हुई है कि कभी खत्म हो नहीं सकती, या खत्म होगी भी तो उस दिन जिस दिन हम ही शरीर से खत्म हो जाएंगे, उस दिन हो सकती है। और तुम्हारी ऐसी है कि हमेशा परसों होगी। तुम्हारी तो आंटी कभी पार्टी शुरू ही नहीं होने वाली। समझ में आ रही बात? लेकिन तुम्हारी तैयारी हमेशा रहेगी। बेटा घर में परसों बहुत बड़ी पार्टी है। आंटी हमेशा परेशान है कि परसों की पार्टी का क्या होगा, अभी तैयारी पूरी हुई नहीं। तैयारी कभी पूरी होगी भी नहीं, पार्टी कभी शुरू होगी भी नहीं। समझ में आ रही है बात? आंटी के पास तैयारी है, रात पूरी हमारी है। आंटी तू तैयारी कर। देखा लोग कितने तैयार होते हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसको वो कभी आने देंगे ही नहीं। लोग एक ऐसे कल के लिए जीवन भर तैयार होते रहते हैं जिस कल को वो कभी आने देंगे ही नहीं। और अगर वो कल आ भी गया तो वो इतना अपूर्ण होगा कि उसके आगे 4 कलों की जरूरत और पड़ेगी। जो आज तुमसे एक बात के लिए पूछते हैं बेटा वो कब होगा, वो हो भी जाए जिसके लिए पूछते हैं कि बेटा वो कब होगा, जब वो हो जाए तो अगली चीज के लिए फिर पूछते हैं ना बेटा अब वो कब होगा। तो बताओ कौन सा कल पूरा हो जाता है? ये कल इतना अधूरा रहता है कि अपने बाद 4 कल और दुम की तरह, पूछ की तरह लेकर आता है।
कल कभी पूरा नहीं हो सकता। जो हो सकता है, आत्मज्ञान का मतलब भविष्य ज्ञान तो होता नहीं। आत्मज्ञान का मतलब अतीत की स्मृतियों को भी लौटते रहना भी नहीं होता। आत्म अवलोकन का क्या अर्थ होता है? जो हो रहा है उसे देखो, जो हो रहा है, दैट विच इज। द हैपनिंग।